क्लास 12th बायोलॉजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अध्याय 8 मानव स्वास्थ्य एवं रोग इस चैप्टर के बारे में आपको समझा रहे थे। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने मानव स्वास्थ्य एवं रोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ चैप्टर में आपको समझाया था कि स्वास्थ्य क्या होता है, फिर बताया था रोग क्या होता है और फिर रोगों को हमने क्लासिफाइड किया था, जिसमें संक्रामक रोग अर्थात इन्फेक्टस डिसीजेज, असंक्रामक रोग नॉन इन्फेक्टस डिजीजेज और फिर जन्मजात रोग कॉन्जेनाइटल डिसीज, उपार्जित रोग एक्वायर्ड डिसीज तथा फिर पैथोजेंस के बारे में समझाया था। और उसके बाद फिर रोग वाहक क्या होते हैं ऐसे बताया था कि वे जो रोग जनक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं वेक्टर कहलाते हैं। और उसमें बताया था जैसे मलेरिया रोग का वाहक मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है। फिर आपको हमने सारणी के माध्यम से रोग, उसके कारक का नाम और उस रोग के संक्रमण की विधि को समझाया था। इसमें रोगों में विषाणुओं द्वारा, जीवाणुओं द्वारा, कवकों द्वारा और प्रोटोजोवंस के द्वारा होने वाले विभिन्न रोगों के बारे में समझाया था। आज हम इसी कड़ी में कुछ प्रमुख रोगों का विवरण आप सभी को प्रस्तुत करेंगे। कुछ प्रमुख रोग, उनके कारण, लक्षण तथा रोकथाम के उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। इसी कड़ी में सबसे पहला रोग मलेरिया। इस रोग से आप सभी परिचित हैं। यह रोग मानव जाति के लिए समस्या बना हुआ है। प्रत्येक वर्ष विश्व में लाखों व्यक्ति इस रोग से पीड़ित होते हैं और कितने ही व्यक्ति मलेरिया की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो आज मलेरिया का पैथोजन क्या है, किसके द्वारा होता है, तो पैथोजन का नाम होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की वैसे तो कई जातियां हैं, 4 जातियां हैं। उनमें से प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मैलेरी प्रमुख जातियां हैं। और यह रोग का रोग वाहक मादा एनाफ्लीज मच्छर होती है। मादा एनाफ्लीज मच्छर के माध्यम से यह एक रोगग्रस्त व्यक्ति से दूसरे सामान्य व्यक्ति या स्वस्थ व्यक्ति में पहुंच जाता है। यह रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से फैलता है और इसकी जातियों के बारे में हमने बताया है। सबसे पहली जाति प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। यह जाति भारत और ट्रॉपिकल तथा टेम्परेट क्षेत्रों में रोग फैलाने का कार्य करती है। यदि किसी व्यक्ति को प्लाज्मोडियम वाइवेक्स शरीर के अंदर प्रविष्ट हो गया है तो इसमें रोगी को 48 घंटे के बाद बुखार आता है। इससे होने वाले मलेरिया को हम बिनाइन टर्सियन मलेरिया के नाम से जानते हैं। और इसकी दूसरी स्पीशीज है प्लाज्मोडियम ओवेल। यह जाति पश्चिमी अफ्रीकी तथा दक्षिणी अमेरिकी देशों में प्राप्त होती है। इसमें भी रोगी को 48 घंटे के बाद बुखार आता है। तीसरी स्पीशीज है प्लाज्मोडियम मलेराई। इसे क्वार्टन मलेरिया रोग इसके द्वारा होता है और इसमें रोगी को 72 घंटों के बाद बुखार आता है। यह सामान्य जाति नहीं है, यह ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्षेत्रों में पाई जाती है। चौथी स्पीशीज जिसके बारे में जानकारी हुई है वह है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। इसके कारण सबसे गंभीर प्रकार का मलेरिया होता है जिसे हम मैलिग्नेंट या
पर्सीनियस या सेरेब्रल मलेरिया या क्वाड्रिटियन मलेरिया के नाम से जानते हैं। इसमें रोगी को प्रत्येक 48 घंटे के बाद बुखार आता है। तो इस तरह से आपने देखा कि मलेरिया फैलाने वाली मच्छर फीमेल एनाफ्लीज के द्वारा 4 प्रकार की स्पीशीज व्यक्तियों में पहुंचती हैं और होता सबसे मलेरिया है, केवल बुखार की तीव्रता और बुखार का अंतराल बदलता है। इसके बाद फिर मलेरिया के संक्रमण के बारे में, इन्फेक्शन के बारे में जानना जरूरी है। जैसा कि आपने अभी देखा कि मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों तथा दलदली इलाकों में मच्छर बहुत अधिक होते हैं, अतः मलेरिया भी इन क्षेत्रों में बहुत तेज़ी के साथ फैलता है। जब संक्रमित मादा एनाफ्लीज किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइट्स, जिन्हें हम बीजाणुज कहते हैं, ये मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ये स्पोरोजोइट्स संक्रामक रूप होते हैं। शुरू में यह परजीवी यकृत में, लीवर में अपनी संख्या बढ़ाते हैं और फिर लाल रुधिर कणिकाओं अर्थात आरबीसीज पर आक्रमण करते हैं, जिसके कारण आरबीसीज फट जाती हैं। इनमें एक टॉक्सिन, विषैला पदार्थ हीमोजॉइन निकलता है, जिसके कारण हमें ठिठुरन महसूस होती है तथा बहुत तेज़ी के साथ बुखार भी चढ़ जाता है। जब मादा एनाफ्लीज किसी संक्रमित व्यक्ति को काटती है तो परजीवी उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है और यहाँ ये बहुसंख्यात्मक रूप में वृद्धि करते हैं और स्पोरोजोइट्स का निर्माण कर देते हैं। और इस प्रकार बने हुए स्पोरोजोइट्स मादा एनाफ्लीज की लार ग्रंथियों में एकत्रित होते हैं और जब यही मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तब स्पोरोजोइट्स को उसके शरीर में प्रवेश करा देती है। मलेरिया परजीवी अपना जीवन चक्र मनुष्य और मादा एनाफ्लीज में पूरा करता है। मादा एनाफ्लीज रोगवाहक का कार्य भी करती है। मनुष्य में इस परजीवी की अलैंगिक अवस्था तथा मादा एनाफ्लीज में इस परजीवी की लैंगिक अवस्था पूरी होती है। मच्छर को हम मलेरिया परजीवी का सेकेंडरी होस्ट या द्वितीयक परपोषी या द्वितीयक पोषद और मनुष्य को प्राथमिक पोषद या प्राथमिक परपोषी के नाम से जानते हैं। ऐसे परजीवी जिनका जीवन चक्र 2 पोषकों में पूरा होता है उन्हें हम द्विपोषदी या डाइजेनेटिक पैरासाइट के नाम से जानते हैं। अर्थात मलेरिया रोग करने वाला प्लाज्मोडियम, जो कि परजीवी प्रोटोजोवंस है, एक प्रकार का डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है। अब आप इसके जीवन चक्र को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाथ में मलेरिया परजीवी को धारण करने वाली मादा एनाफ्लीज मच्छर काटती है। जैसे ही ये मच्छर स्वस्थ व्यक्ति को काटती है, इसके लार ग्रंथियों के माध्यम से होता हुआ स्पोरोजोइट्स मनुष्य के रक्त वाहिनी में पहुंच जाता है और फिर सीधे ब्लड सर्कुलेशन के जरिए लीवर में पहुंचता है, यकृत में पहुंचता है। आप जो देख रहे हैं यकृत का हिस्सा बना हुआ है और जब यकृत में पहुंचता है तो ये पैरासाइट रिप्रोड्यूस करता है लीवर सेल में और जब लीवर सेल में बहुत सारे पैरासाइट बन जाते हैं तो लीवर सेल भ्रष्ट हो जाती है और फिर भ्रष्ट होने के बाद यह पैरासाइट फिर ब्लड में आ जाते हैं। पैरासाइट रिप्रोड्यूस asexually in RBCs, bursting the RBC and causing cycle of fever and other symptoms. Released parasites infect new red blood corpuscles cells. अर्थात लीवर सेल के बाद ये ब्लड सर्कुलेशन के जरिए आरबीसी में पहुंचती हैं
आरबीसी में पहुंच करके वहां भी अपनी संख्या को बढ़ाती हैं, जिससे आरबीसी भ्रष्ट होती है। आरबीसी भ्रष्ट होने के बाद ये फिर दूसरी आरबीसी पर आक्रमण करते हैं और यहाँ पर आकर फीमेल और मेल गैमीट बना देते हैं। इस प्रकार से मनुष्य के अंदर नर और मादा युग्मकों का निर्माण हो जाता है और फिर जब फीमेल मॉस्किटो फिर ऐसे व्यक्ति को काटती है तो यह उसके शरीर में फिर से पहुंच जाता है। यहाँ पर फिर फर्टिलाइजेशन होता है, नर और मादा युग्मक दोनों आपस में फ्यूज करके निषेचन की क्रिया कर लेते हैं और इसके बाद ये फिर से बहुत सारी संख्या में बन जाते हैं और सलिवरी ग्लैंड्स के अंदर जब स्पोरोसाइट बहुत सारे स्पोरोजॉइट भर जाते हैं तो फिर सलिवरी ग्लैंड भ्रष्ट हो जाती है और इस प्रकार से फिर यह वही मच्छर फीमेल एनाफिलीज जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो फिर उसके शरीर में ये पैरासाइट स्पोरोजॉइट्स के रूप में हैं, ये पहुंच जाते हैं और स्वस्थ व्यक्ति भी रोगग्रसित हो जाता है। इस प्रकार से यह अपना जीवन चक्र फीमेल एनाफिलीज और मनुष्य के अंदर पूरा करता है। मनुष्य के अंदर इसका अलैंगिक जीवन चक्र और मादा एनाफिलीज के अंदर इसका लैंगिक जीवन चक्र पूरा होता है। इस प्रकार से हमें कह सकते हैं कि ये मलेरिया का परजीवी डाइजेनेटिक होता है, अपना जीवन चक्र 2 पोषकों में पूरा करता है। इसके बाद लाइफ साइकिल के बाद फिर हम मलेरिया से बचाव और नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं। मलेरिया से बचाव के लिए आवश्यक है कि तालाब और गड्ढों में पानी जमा नहीं रहने देना चाहिए। घरेलू कूलर आदि में भी पानी की सफाई 2-3 दिन के उपरांत अवश्य करनी चाहिए। नाली और अन्य पानी जमा करने वाले स्थानों पर मच्छरों का जनन रोकने हेतु पानी के सतह पर मिट्टी का तेल डाल देना चाहिए। मच्छर के लार्वा को खाने वाली मछलियों जैसे गैम्बूसिया मछली है जो कि मच्छर के लार्वा को खा जाती है, उसे छोड़ देना चाहिए। बतखों को भी पानी में छोड़ देते हैं, ये भी मलेरिया के मच्छरों के लार्वा को खा जाती हैं। मच्छर के जनन स्थानों को नष्ट कर देना चाहिए। नालियों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। डीडीटी यानी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन जो कि एक केमिकल है, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड आदि का प्रयोग मच्छर नष्ट करने हेतु करना चाहिए। परंतु इन दोनों का प्रयोग अब भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है क्योंकि ये दोनों ही केमिकल DDT और BHC ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जिनका अपघटन नहीं होता, अर्थात नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इसलिए इनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। मच्छरों को दूर भगाने के लिए ऑल आउट तेल या क्रीम और सबसे सुरक्षित उपाय मच्छरदानी होता है। मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। एक अन्य महत्वपूर्ण बात आपको जानना आवश्यक है कि इसकी खोज किसने की थी। ध्यान से सुनिएगा और इसे अपनी नोट कॉपी में लिख भी लीजिएगा। सन 1894 में भारतीय सेना के एक डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस, ध्यान रखिएगा, सर रोनाल्ड रॉस ने पता लगाया कि मलेरिया रोग मच्छर के काटने से फैलता है। इसके लिए उन्हें सन 1902 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो सर रोनाल्ड रॉस को हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने मलेरिया रोग मच्छर के काटने से होता है इसका पता लगाया था। अब एक दूसरा महत्वपूर्ण रोग जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वो है फाइलेरियासिस। इस रोग से भी आप परिचित हैं। आप जहाँ पर रहते हैं हो सकता है कोई न कोई व्यक्ति फाइलेरिया से ग्रसित हो। फाइलेरिया का रोगजनक या पैथोजन वाउचेरिया ब्रैंकोप्टाई है। नाम ध्यान रखिएगा, वाउचेरिया ब्रैंकोप्टाई। इस फाइलेरिया का
पैथोजन या रोगजनक होता है। ये भी एक रोगवाहक मच्छर से ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है और उस मच्छर को मादा क्यूलेक्स मच्छर, फीमेल क्यूलेक्स मच्छर कहते हैं। जबकि मलेरिया में आपने पढ़ा कि फीमेल एनोफ्लीज मच्छर थी रोगवाहक, लेकिन फाइलेरिया के केस में रोगवाहक मच्छर के रूप में फीमेल क्यूलेक्स होता है। तो फाइलेरिया जैसा कि आपने देखा बुचेरेरिया ब्रांकोफ्टाई ये लिम्फ वाहिनियों एवं लिम्फ ग्रंथियों में रहता है और इससे होने वाले रोग को हम फील पाँव या हाथी पाँव या एलिफेंटियासिस के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आपने देखा कि इस रोग का वाहक मादा क्यूलेक्स मच्छर है और क्यूलेक्स मच्छर एक प्रकार का निमेटोड जिसे हम वाउचेरिया ब्रांकोफ्टाई कहते हैं, जो परजीवी होता है, उसको ले करके एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंचा देती है। जैसे ही यह परजीवी जो कि निमेटोड्स है शरीर में प्रवेश करता है तो लसिका ग्रंथियां यानी लिम्फ डक्ट में पहुंचता है। इस परजीवी की जीवित और मृत दोनों अवस्थाओं में रोग होता है। जीवित अवस्था में यह एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस नामक रोग उत्पन्न करता है। इसे हाथी पाँव भी कहा जाता है। इस रोग में लिम्फ वाहिनियों की एंडोथेलियम कोशिकाएं विभाजित होकर दीवारों को मोटा कर देती हैं। शुरुआत में रोगी को हल्का बुखार और शरीर में दर्द बना रहता है। लसिका नोड के ऊतक अन्य अंगों जैसे यकृत, प्लीहा, अंडकोश, टांगों आदि में सूजन आ जाती है। सूजन आने के कारण इनका आकार सामान्य से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस रोग की गंभीर अवस्था में टांग का आकार सूजकर बढ़ जाता है। इस अवस्था को हम हाथी पाँव के नाम से जानते हैं। और जैसा कि आपको बताया इस रोग का संचरण क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। मादा क्यूलेक्स मच्छर द्वारा किसी मनुष्य को काटने पर लार के द्वारा माइक्रोफाइलेरिया लार्वा शरीर में प्रवेश कर जाता है। तत्पश्चात यह रक्त और लसिका वाहिनियों में पहुंचकर वयस्क में रोग का संक्रमण कर देता है। इसके रोकथाम के लिए जरूरी है कि मच्छर और उनके लार्वा को न पनपने दें और मच्छरों के काटने से अपनी सुरक्षा रखें, क्योंकि आपने देखा कि यह संक्रमण बीमारी के संक्रमण से बचने के लिए हमें मच्छरों को नष्ट करना चाहिए एवं उनके काटने से बचना चाहिए। तथा हेट्राजन एक महत्वपूर्ण औषधि है के प्रयोग से हम वाहकों को समाप्त कर सकते हैं। तो हेट्राजन दिया जाता है इससे बचाव के लिए। अगली बीमारी का नाम है एस्कैरियासिस। नाम से स्पष्ट है। इस बीमारी को हम अगले वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रेषित करेंगे। इस डायग्राम को और इस बीमारी के बारे में आप डिटेल में लिख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।